विधायक रफीक खान ने ईदगाह के मंच से फिर उठा दिया है एक बहुत बड़ा सवाल। मौजूदा सरकार ने ईदगाह के जीर्णोद्धार का काम रुकवा दिया। हमारी सरकार ने बजट पास कर टेंडर जारी किया था। हमारी ईद की ईदी दे दीजिए सीएम साहब, ये रफीक खान की तरफ से कहा गया। बताया जा रहा है बहुत बड़ा सवाल ये उठा दिया है और आज क्योंकि बकरीद है और इसको लेकर के उनकी तरफ से बयान दिया गया। नमाज अदा की गई है। विधायक रफीक खान यहां नमाज पढ़ने पहुंचे हैं और अपील की है प्रदेश के सीएम से कि इस बार तो प्रदेश की जनता को, जयपुर की जनता को उसकी ईदी दे दी जाए। यहां पर काम जो है विकास का वो अटका हुआ था, पिछली सरकार ने करवाया था। रफीक खान ने दावा किया कि हमारे वक्त में काम हुआ था, नई सरकार में अटक गया। सर, आपने कहा कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। सीएम साहब ईदी दे दो। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये 10 करोड़ 82 लाख रुपए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हमारी गुजारिश पे अप्रूव किए थे और न केवल अप्रूव किए बल्कि टेंडर भी किया और काम भी चालू कर दिया। और काम चालू करने का नतीजा आप देख रहे हो कि जो बिल्डिंग की मेन आरसीसी की छत है वो बन चुकी है, बाकी काम होना है। मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करना चाहता हूं कि इतना भी नहीं रूठे और राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठ करके जो भी अधिकारी ये डिस्क्रिमिनेशन का काम कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन ले और इस काम को चालू करे। जो चालू किया गया काम बिना किसी रीजन के रोका नहीं जाना चाहिए। और मैं तमाम जयपुर के मुसलमानों की तरफ से गुजारिश करता हूं कि ईदी समझ के ही दे दो, मुख्यमंत्री जी इसका अप्रूवल दे दो। सर, ये ईदगाह का नज़ारा मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। पिछली सरकार में यहाँ के लिए बजट पास किया गया था, तब से लेकर के अब तक बीच में ही यहाँ का काम अटका हुआ है। ईद की नमाज के दौरान में भी, रमजान के बाद में यहाँ से अपील की गई थी। अब 2 महीने 10 दिन का वक्त बीत चुका है। ठीक वैसे ही हालात हैं यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन नहीं बढ़ पाया है। पिलर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अभी जो है खड़े करने के लिए सरिये लगाए हुए हैं। तब से लेकर के अब तक पिछला जो पुराना ईदगाह का हिस्सा है वो टूटा हुआ पड़ा है। ऐसे में इस पूरे मसले को लेकर के मंच पर आकर के बड़ा बयान जो है रफीक खान विधायक ने दिया है, जिन्होंने सीएम से अपील की है कि ईदी के रूप में जो ईदगाह का विकास कार्य है वो सीएम साहब जयपुर की जनता को दे दें, ताकि यहाँ पर हालात सुधर सकें और पहले से बेहतर हो सके। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शमशान के रास्ते को लेकर के लोग सड़क पर उतर आए हैं। बूंदी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। स्टेट हाईवे 29 रता बरड़ा पर यह जाम लगाया गया है। मौके पर सदर थाना पुलिस पहुंच चुकी है। पुलिस लोगों से समझाइश कर रही है। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार इस वजह से लगती हुई नजर आ रही है। देखिए 29 नेशनल हाईवे 29 को जाम किया गया है। सूचना पर हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। लोगों को समझाया जा रहा है कि रास्ता खोल दिया जाए, क्योंकि अगर जाम की स्थिति ऐसी ही बनी रही तो आवागमन में लोगों को समस्या यहां पर उठानी पड़ेगी। और तस्वीरें जो निकलकर सामने आ पा रही वो भी हैरान करने वाली। बताया जा रहा है दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें जो हैं वो लगी हुई हैं और इसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। स्टेट हाईवे 29 रता बरड़ा पर यह जाम लगाया गया है ग्रामीणों के जरिए। शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर आपको देंगे। बताया जा रहा है सत्रांक अपलोड नहीं होने की वजह से अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोक दिया गया है। 8वीं के साथ ही बताया जा रहा है 5वीं के अभ्यर्थियों का रिजल्ट रोका गया है। 3 जून तक फिर से विभाग का पोर्टल खोला जाएगा। सभी डाइट प्राचार्य को निर्देश जारी कर दिए गए हैं और निर्धारित तिथि तक संस्थान प्रधानों को वंचित रहे अभ्यर्थियों की सत्रांक अपलोड करने का निर्देश है। 8वीं 5वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी किया जा चुका है और आपको बताते हुए कि पंजीयक शिक्षा विभागीय परीक्षाओं ने इस आदेश को जारी किया है। पंजीयक नरेंद्र कुमार सोनी ने इस मामले की जानकारी दी। नीट यूजी में डमी कैंडिडेट बिठाकर एग्जाम पास कराने के मामले में 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया, जबकि एक शख्स को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। एग्जाम पास कराने के लिए 60 लाख रुपए का सौदा किया गया। अभी इस मामले में और भी खुलासे हो सकते हैं। डमी कैंडिडेट का खेल, मुन्ना भाई बने डॉक्टर। 60 लाख में सौदा, ईमानदारों से धोखा। मेडिकल की पढ़ाई या पैसे की कमाई। जयपुर से जोधपुर, मुन्ना भाई स्टाइल एडमिशन स्कैम।
चौमू थाने में दर्ज हुए एक केस ने मेडिकल सिस्टम की साख पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2020 की मेडिकल परीक्षा में सचिन गोरा नाम के युवक ने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन परीक्षा किसी और ने दी थी। जांच में सामने आया कि परीक्षा में सचिन की जगह अजीत गोरा नाम के युवक ने बैठकर परीक्षा दी। आवेदन पत्र में सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाई गई और इसी के आधार पर सचिन को जोधपुर एम्स में सीट मिल गई। पुलिस ने डॉक्टर सुभाष सैनी को भी गिरफ्तार किया है, जो इस फर्जीवाड़े की अहम कड़ी माना जा रहा है। आइए एक नजर डालते हैं कि आखिर क्या है मामला। सचिन गोरा वर्तमान में एमबीबीएस फाइनल ईयर एम्स जोधपुर का स्टूडेंट है। सचिन ने 2020 में नीट यूजी पास करने के लिए सुभाष सैनी से संपर्क किया। सुभाष सैनी के जरिए 60 लाख रुपए में एग्जाम पास करवाने का सौदा हुआ। सचिन की जगह अजीत गोरा ने नीट यूजी एग्जाम दिया। 667 अंक मिले। सचिन गोरा का जोधपुर एम्स में दाखिला हो गया। सचिन गोरा की जगह अजीत गोरा की फोटो लगाकर आवेदन किया गया था। सचिन गोरा का एमबीबीएस के लिए जोधपुर एम्स में दाखिला हुआ। सचिन गोरा ने कभी नीट यूजी का एग्जाम दिया ही नहीं था। अजीत गोरा भरतपुर से एमबीबीएस करने के बाद इंटर्नशिप कर रहा है। डॉक्टर सुभाष सैनी सीएचओ के पद पर घाटवा कुचामन नागौर में पोस्टेड है। पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को अरेस्ट किया है। नीट भर्ती परीक्षा में डमी कैंडिडेट बैठा करके परीक्षा पास करने का सनसनीखेज खुलासा आज डीसीपी वेस्ट अमित कुमार बुराने ने किया। इस संबंध में जयपुर की पुलिस ने 2 एमबीबीएस स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया, जिनमें एक का नाम सचिन गोरा और दूसरा उसका साथी अजीत गोरा है। अजीत गोरा ने सचिन गोरा की जगह परीक्षा दी थी और यहीं पर पुलिस की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चोमू जयपुर में रहने वाले सुभाष सैनी, जो कि आयुर्वेद का डॉक्टर है, वो मध्यस्थ बना, दलाल बना, जिसने 60 लाख रुपए में सौदा करवाया डमी कैंडिडेट बनकर परीक्षा दिलवाने के लिए। और इसी जगह पर जोधपुर में पढ़ाई कर रहे सचिन गोरा की जगह पर अजीत गोरा ने परीक्षा दी। उसके एवज में लाखों रुपए की डील हुई और वहीं पर जब ये मामला 5 साल बाद खुला तो 5 साल के बाद आज पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल पुलिस की जांच जारी है। जांच में जोधपुर और भरतपुर पुलिस ने भी अहम भूमिका निभाई। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है। मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। वहीं पुलिस ने सचिन गोरा और अजीत गोरा को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 8 दिन के रिमांड पर भेजा गया। ऐसे पकड़ा गया मामला। 15 मई को चौमू के एक शख्स ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। जांच के दौरान पिछले 15 दिनों में कार्रवाई में एनटीए और संबंधित संस्थानों से रिकॉर्ड लिया गया था। सचिन की जगह अजीत की फोटो लगाकर एग्जाम देना सामने आया था। जगन्नाथ पहाड़िया मेडिकल कॉलेज भरतपुर, एम्स जोधपुर मेडिकल कॉलेज से भी रिकॉर्ड मांगा गया था। मामले के खुलासे में भरतपुर और जोधपुर पुलिस ने मदद की। एक और देश में लाखों छात्र कड़ी मेहनत से नीट जैसी कठिन परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे फर्जीवाड़े देश की शिक्षा प्रणाली पर सवाल खड़े करते हैं। अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि ऐसे और कितने फर्जी डॉक्टर सिस्टम में मौजूद हैं। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। झीलों की नगरी उदयपुर के अंतर्राष्ट्रीय पतंगबाज अब्दुल कादिर ने हर साल की तरह इस बार भी निर्जला एकादशी के मौके पर पतंगबाजी की अपनी कला का प्रदर्शन किया। इस मौके पर अब्दुल कादिर ने फतेह सागर झील किनारे एक डोर में 500 पतंग उड़ाकर प्रेम और शांति का संदेश दिया। वहीं इस बार अब्दुल कादिर की पतंगबाजी में पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेना का ऑपरेशन सिंदूर भी छाया रहा। अब्दुल कादिर ने अपनी पतंगबाजी की कला के जरिए देश के वीर सैनिकों का अभिनंदन किया। इस दौरान जल संरक्षण का भी संदेश दिया गया। अब्दुल कादिर 2001 से पतंगबाजी कर रहे हैं और देश के कई राज्यों में हुई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग भी लिया। कई पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। के शुभ अवसर पर पतंग उड़ाकर लोगों को ये संदेश देता हूँ, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो कामयाबी हमें मिली उसके माध्यम से मैंने 500 पतंगे एक दौर पर उड़ाकर और 30x3 का बैनर ऑपरेशन सिंदूर का उड़ाकर उदयपुर वासियों को ये संदेश दे रहा हूँ कि ये कामयाबी का एक जश्न है हमारे पतंग उड़ाकर निचले 11 पे। मैंने कई राज्यों में पतंग उड़ा चुका हूँ, जैसे इंडिया लेवल पे और दुबई और मलेशिया में कई जगह मैंने काइट फेस्टिवल किए और यहाँ पर भी उदयपुर में निचला 11 और मकर संक्रांति पे पतंग उड़ाता रहे। ऑपरेशन सिंदूर की थीम पे ये पतंगबाजी शानदार लग रही है और काफ़ी लोग काफ़ी संख्या में यहाँ आए हुए हैं देखने के लिए और बहुत शानदार प्रदर्शन हो रहा है और बड़ा लोगों को क्रेज़ भी है और ये बिल्कुल होना चाहिए। तो ये हमारे कादिर भाई की बड़ी शानदार एक पहल है और बहुत अच्छा है। तो इनका मॉनिटरिंग टीम भी बड़ी शानदार है। बहुत अच्छा परफॉर्म किया और बहुत अच्छा इनका ये प्रोग्राम रहा है। जी, माय नेम रिंकू मीना।
मैं फर्स्ट बार ये देख रही हूँ पतंग का कार्यक्रम ऑपरेशन सिंदूर को लेके। वो बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छे से करा। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार जैसलमेर जिला रोजगार कार्यालय के सहायक प्रशासनिक अधिकारी शकूर खान से जैसलमेर में सुरक्षा एजेंसियां गहन पूछताछ कर रही हैं। गुरुवार देर रात जयपुर से जैसलमेर लाए गए शकूर खान से जुड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए, जिसमें उसके पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ गहरे संबंध पाए गए। जैसलमेर में दूसरे दिन भी शकूर खान से पूछताछ। संपर्क में आने वाले लोगों से भी हो रही है पूछताछ। शकूर खान के बयानों के आधार पर की जा रही है जांच। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोपी शकूर खान को गुरुवार शाम सुरक्षा घेरे में जैसलमेर लाया गया, जहां से शकूर खान को रोजगार कार्यालय ले जाया गया। उसके सरकारी आवास की तलाशी ली गई। पुलिस उसे CID कार्यालय भी लेकर गई। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्तियों और स्थानीय लेन देन की भी तेजी से जांच चल रही है। उसके मोबाइल डेटा और नंबरों के आधार पर अन्य संभावित संदिग्धों की तलाश की जा रही है। जैसलमेर में दूसरे दिन IB की टीम शकूर खान के संपर्क में आने वाले लोगों से पूछताछ कर रही है। इसके अलावा समरोड स्थित JIC कार्यालय में भी उससे पूछताछ की गई। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार शकूर खान से आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ की जा रही। जो व्यक्ति शकूर खान के संपर्क में थे उन लोगों को चिन्हित करके जो टीमें ला रही अलग अलग, जो जैसलमेर के सम रोड पर, मैं कैमरामैन से आग्रह करूंगा दृश्य दिखाएंगे। वो सम रोड पर जो JIC कार्यालय है वहां से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान से क्यों संपर्क था, क्या मामला, इसको लेकर विभिन्न पहलुओं पर लगातार जांच की जा रही है। शकूर खान पर पाक को सामरिक सूचना भेजने के आरोप में जो जयपुर में मामला दर्ज हुआ, उसे गिरफ्तार कर दिया था। हिरासत में आने के बाद जांच एजेंसियों ने शकूर खान से पहले जयपुर में पूछताछ की। जैसलमेर में IB की टीम ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए कई कागजात जब्त किए। गौरतलब है कि शकूर खान को 28 मई को हिरासत में लिया गया था और 30 मई को आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार किया गया। IB की जो टीम है जयपुर से आई है, वो लगातार पूछताछ करी। कल शकूर खान के निवास स्थान मंगलियों की ढाणी कार्यालय, उसके जो सरकारी क्वार्टर है, जहां तमाम जगह तस्दीक की, कागजात थे उनकी जानकारी ली और अधिकारियों से पूछताछ की और कुछ जगह से लगातार संदिग्ध स्थिति थी उनकी जांच कर रही है। और दूसरे दिन आज जैसलमेर के सम रोड पर JIC कार्यालय में लगातार लोगों से पूछताछ की जा रही है। शकूर खान पर आरोप है कि उसने सरकारी पद का गलत इस्तेमाल करते हुए भारत से जुड़ी अहम और गोपनीय सूचनाएं, सैन्य ठिकानों और संवेदनशील स्थानों के फोटो और वीडियो पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजे। उससे बरामद 3 मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच में पाकिस्तानी नंबरों से चैटिंग के कई सबूत मिले हैं। आरोप है कि शकूर खान पिछले 15 साल में कम से कम 7 बार पाकिस्तान जा चुका है और करीब 60 दिन वहां रहा भी है। शकूर खान दिल्ली स्थित पाकिस्तानी दूतावास के अधिकारियों दानिश और सोहेल कमर से लगातार संपर्क में था। दानिश को हाल ही में भारत से अवांछनीय गतिविधियों में शामिल होने के कारण वापस पाकिस्तान भेजा गया था। केंद्रीय और राज्य स्तरीय एजेंसियां, जिसमें राजस्थान इंटेलिजेंस ब्यूरो, पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियां इस मामले की जांच में जुटी हैं। जैसलमेर में उसके बैंक खातों, संपत्ति और स्थानीय लेन देन की गहन जांच चल रही है। उसके करीबी लोगों से पूछताछ हो रही है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे हों। जैसलमेर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सामलदान रत्नू की रिपोर्ट। कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर PM मोदी पर हमला करने के लिए नरेंद्र सरेंडर का नारा दे रही है। इस पर आपकी राय क्या है? न्यूज़ 18 के पोल में हमारे 5 सवालों के आप जवाब दीजिए। अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराने के लिए QR कोड स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर आप जा सकते हैं। याद रखिए, इस पोल पर आप अपनी राय आज दोपहर 3 बजे तक जरूर दें, क्योंकि पोल पर वोट की डेडलाइन आज दोपहर 3 बजे तक की ही है। तो ऑपरेशन सिंदूर विवाद पर आपका सोचना क्या है? अपनी राय जरूर बताएं 3 बजे के पहले। तरीका बेहद आसान है। स्क्रीन पर दिया गया QR कोड स्कैन करिए या फिर स्क्रीन पर बताई गई वेबसाइट पर जाकर 5 सवालों के जवाब दीजिए। आपकी राय जरूरी है होगी और वोटिंग के लिए संबंधित इलाकों में अवकाश की घोषणा कर दी गई।
बारा, धौलपुर, हनुमानगढ़, झालावाड़, जोधपुर, झुंझुनू, कोटपुतली के साथ बहरोड, कोटा, नौगौर के साथ अगर सीकर की बात करें तो यहाँ पर श्रीगंगानगर और सलूम्बर जिले में उपचुनाव संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में आचार संहिता लागू होगी। पोलिंग पार्टियां रवाना भी हो चुकी हैं, ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर देखिए। उपचुनाव को लेकर के तैयारियां तेज कर दी गई हैं और शहरी निकाय उपचुनाव को लेकर के बताया जा रहा है कि पार्टियों को सतर्क रहने की सलाह भी दे दी गई है और निर्देशित कर दिया गया है और इसके साथ अवकाश भी घोषित है। बारा जिले में होने वाले निकाय उपचुनाव को लेकर जिला निर्वाचन विभाग द्वारा सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। बारा जिले में 2 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसमें नगर परिषद का वार्ड नंबर 13 और छिपा बड़ौद पंचायत समिति का वार्ड नंबर 6 शामिल है। जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सभी स्थानों पर चुनाव प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न करने के लिए व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई। आज दोपहर 2 बजे बाद अंतिम प्रशिक्षण देकर पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों के लिए रवाना किया जाएगा और कल सुबह 7 बजे से यहां मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी, जो शाम तकरीबन 5 बजे तक चलेगी। होने वाले उपचुनाव के तहत बारा जिले में भी 2 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है। वार्ड नंबर 13 जो कि नगर परिषद का क्षेत्र है, यहाँ भी उपचुनाव होना है। यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही प्रत्याशी मैदान में उतरे हुए हैं। यहाँ कुल 1364 वोटर हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे और यहाँ पर 2 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। आज दोपहर 2 बजे बाद उनको अंतिम प्रशिक्षण देकर अपने पोलिंग बूथों पर रवाना किया जाएगा और कल सुबह जो है वहाँ मतदान प्रक्रिया शुरू होगी। वहीं बात करें छिपा बड़ौद की, तो छिपा बड़ौद के पंचायत समिति जो सदस्य है, वार्ड नंबर 6 में सदस्य का चुनाव होना है। वहाँ पर जो है कुल 6412 मतदाता हैं जो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। कुल 8 वोटिंग केंद्र बनाए गए हैं, मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। यहाँ पर भी 2 प्रत्याशी जो हैं वो मैदान में हैं। तो सुबह 7 बजे से मतदान प्रक्रिया शुरू होगी जो शाम 5 बजे तक चलेगी। तो कह सकते हैं जो उपचुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग द्वारा, अधिकारी द्वारा जो तैयारियां की गई वो पूर्णतः कंप्लीट कर ली गई है, पूरी कर ली गई है। और जो है आज जो है 2 बजे बाद अंतिम प्रशिक्षण देकर सभी पोलिंग पार्टियों को मतदान केंद्रों पर रवाना कर दिया जाएगा। उसके बाद सुबह मतदान प्रक्रिया शुरू होगी और 9 ही तारीख को ये जो गणना है वो भी पूरी कर ली जाएगी। तो ऐसे में जो उपचुनाव है जिन क्षेत्रों में, वहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद रखा गया है, वहाँ अतिरिक्त पुलिस जाब्ता लगाया गया है और शांति से मतदान को लेकर कई व्यवस्थाएं भी की गई है। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, बारा। देश भर में ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर में इस मौके पर जामा मस्जिद में ईद की नमाज को अदा किया गया। जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती सैयद अमजद अली ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस मौके पर आपसी भाईचारे और मोहब्बत और तरक्की के लिए दुआएं मांगी गई। प्रदेश में सभी से स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई। अब अगले 3 दिन तक ईद की दावतों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। उधर ईदगाह में चीफ काजी खालिद उस्मानी ने ईद की नमाज पढ़ाई। इस बार ईदगाह में ईद की नमाज के लिए दिल्ली हाईवे पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। नमाज के लिए रोड के एक साइड जगह दे दी गई थी। देखिए, जामा मस्जिद में ईद नमाज अदा की गई है और ईद उल अजहा के मौके पर प्रदेश भर में दरअसल आज ईद मनाई जा रही है। इस मौके पर आपसी भाईचारे, मोहब्बत और तरक्की के लिए दुआएं मांगी जा रही हैं। प्रदेश में सभी को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की अपील की गई है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। जयपुर, अजमेर, करौली, डूंगरपुर, सीकर और दौसा से तस्वीरें। इसके साथ झुंझुनू, अलवर से भी तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, जिनमें नमाजी नमाज अदा करते हुए नजर आए हैं। इस दौरान देश में अमन, चैन, खुशहाली की दुआ करते हुए नजर आए हैं। त्याग और कुर्बानी के त्यौहार ईद उल अजहा को आज पूरे मुल्क के अंदर बहुत ही खुशी के साथ में मनाया जा रहा है। राजधानी जयपुर की जामा मस्जिद में ईद उल अजहा की नमाज यहाँ के इमाम सैयद मुफ्ती अमजद अली साहब ने अदा करवाई है। नमाज के बाद में अब सब लोग अपने अपने घरों का रुख कर रहे हैं और यहाँ पर तमाम तरह की तैयारियों के बाद में जो दुआएं की हैं, जो हिदायतें दी, उसमें ख़ास तौर पर साफ़ सफाई के लिए कहा गया है। ये कहा गया है कि लोग एक दूसरे
आपके जो मजहबी ख्यालात हैं उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, साफ़ सफाई का ध्यान रखें और ख़ास तौर पर गरीबों का बहुत ध्यान रखें। बहुत से लोग यहाँ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सब ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, किस तरह से देखते हैं? ईद का त्यौहार किस तरह से देखते हैं? इसी तरह से देखते हैं जो आज से तकरीबन 5,500 साल पहले हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो यानी अल्लाह को की रज़ा के अंदर जो है ना कुर्बानी की थी। इंशाअल्लाह नमाज से फारिग हो गए। अब हर मुसलमान जो है ना कुर्बानी करेगा। कुर्बानी का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं कि जानवर को कुर्बान किया जाए, कुर्बानी का मकसद ये कि तमाम बुराइयों को जो है ना ख़त्म किया जाए, एक अमन कायम किया जाए और अल्लाह की रज़ा के खातिर जो है ना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस कुर्बानी को रस्म को जो है ना अदा की थी। और पिछले दिनों जो हुआ आतंकवादी गतिविधियां हुई, हमारे 26 लोग बेगुनाह मारे गए, उसका जवाब हमने दिया। उसमें जो एकजुटता मुसलमान हिंदुओं ने दिखाई है वो ऐतिहासिक है एकजुटता, और वो देश को बहुत आगे ले जाएगा ये एकजुटता। सैयद अमजद अली साहब ने जो है एक शाया किया था जिसमें सभी लोगों को हिदायत दी गई थी कि कुर्बानी के मुताल्लिक किस तरह से कैसे आपको कुर्बानियां करनी है और किस तरह आपको साफ सफाई का ध्यान रखना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आपसे सभी से यही कहेंगे कि ये त्यौहार जो है वो कुर्बानी का त्यौहार है। इसके अंदर हमें जानवर की ही कुर्बानी नहीं करनी, हमें जो है यहाँ अपने अंदर जो बुराइयां उनकी भी कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के दौरान साफ सफाई पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखा जाए, गरीबों की मदद और उनको जो तकसीम किया जाना है, जो उन्हें दिया जाना है उनका हिस्सा, वो ख़ास तौर पर ध्यान रखें और आपसी प्यार मोहब्बत भाईचारे को बढ़ावा ज़रूर दें। इस तरफ भी यहाँ पर बातचीत की गई है। राजधानी जयपुर में जामा मस्जिद और ईदगाह में ईद की नमाज अदा की जाती है ताकि जो नमाजी हैं ज़्यादातर पहले यहाँ नमाज अदा करके अपने घरों का रुख करते हैं, फिर बाद में कुर्बानियों का, दावतों का और ईद के मेलों का दौर जारी रहता है।